Third Vampire Studios presents पेंडेमिक का दौर था। चाइना से निकले हुए कोरोना वायरस ने दुनिया भर में दहशत मचाई थी। मुंबई, न्यूयॉर्क और लंदन जैसे बड़ी बड़ी आबादियों वाले शहरों में कोरोना वायरस आग की तरह फैल रहा था। मुंबई में भी इसके चलते कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई। इन हालातों को काबू में रखने के लिए डॉक्टर्स और नर्सेस के साथ साथ पुलिस वाले भी बहुत अहम जिम्मेदारी निभा रहे थे। उन्हें कोविड वॉरियर्स भी कहा जा रहा था। पर पुलिस वालों के साथ एक बहुत ही अजीब बात हो रही थी। वो भी एक नहीं बल्कि कई पुलिस वालों के साथ। जब वो कहीं बैठे होते थे या खड़े होते, उनकी कमर में अचानक दर्द होता। उन पुलिस वालों को ये पता नहीं चल रहा था कि ये किसकी शैतानी है, कौन ऐसी मस्ती करके उन्हें परेशान कर रहा है। पर हर एक पुलिस वाले को ये लग रहा था कि ये सिर्फ उसके साथ ही हुआ है। इसीलिए वो एक दूसरे को ये बात बताने में भी हिचकिचा रहे थे। और इस चुप्पी की वजह से ये शरारत करने वाले शैतान को और भी शय मिल रही थी। You are watching a Third Vampire Studios production. Third Vampire Studios All Out Horror. पर उन सभी पुलिस वालों को यह नहीं पता था कि इस सब के पीछे एक पुलिस वाला था जो जिंदा नहीं था। उस पुलिस वाले ने उस कमबख्त वुहान वायरस यानी कोरोना वायरस के कारण अपनी जान गंवाई थी। उसका नाम था असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दत्ता पाटकर। उन्हें एक बीएमसी हॉस्पिटल के बाहर ड्यूटी करते वक्त ही कोरोना वायरस ने जकड़ लिया था। वेंटिलेटर पर रखने के बावजूद भी डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं सके। 55 साल के दत्ता पाटकर अपने पीछे अपनी बीवी, 2 कॉलेज जाने वाले बच्चे और अपनी बूढ़ी मां को छोड़कर चले गए। दत्ता पाटकर की आत्मा बहुत परेशान थी। वो इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थी कि अनेक पुलिस वालों के परिवार इस प्रकार से बर्बाद हो रहे थे। पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दत्ता पाटकर मुंबई पुलिस के एक बहुत ही काबिल और शातिर पुलिस ऑफिसर थे। उन्हें पता चला था कि अमेरिका में वैक्सीन बन गई है, पर वो सबसे पहले सिर्फ अमीर अमेरिकन्स और अमेरिकन नेताओं को ही दी जाने वाली थी। इसीलिए दत्ता पाटकर हर हफ्ते यूएसए जाने वाले एयर इंडिया फ्लाइट में चढ़ जाते और उसी प्लेन से भारत लौट आते। फर्क सिर्फ इतना था कि अमेरिका से लौटते वक्त वो हजारों छोटी छोटी वैक्सीन की शीशियां कार्गो में छुपाकर अपने साथ लाते। फिर वो मुंबई भर में घूमते और अलग अलग मुंबई पुलिस वालों को ये वैक्सीन का टीका देते। इसलिए कई पुलिस वाले ऊ आ आउच करते, पर उन्हें पता नहीं था कि उनमें से ही एक पुलिस वाला ही अब फरिश्ता बनकर उनकी जान बचा रहा है। For more delicious horror bites, hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you? शाम का वक्त है। मुंबई एयरपोर्ट के इंटरनेशनल फ्लाइट्स के चेक इन पर एक ऑफिसर के पास एक शख्स आता है और अचानक जोर से चिल्लाने लगता है। उसके बैग से 1 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद किए जाते हैं। पर कोई ड्रग्स स्मगलर ऐसा खुद क्यों करेगा? Third Vampire Studios presents मुंबई एयरपोर्ट देश के सबसे अहम एयरपोर्ट्स में से एक है। इस एयरपोर्ट पर कई बार लोग अतरंगी हरकतें करते हैं या करने की कोशिश तो जरूर करते हैं। और कोई बाजी मार गया तो उसे हुडिनी या चार्ल्स सोबराज मानते हैं। पर आज की तारीख में यहाँ सिक्योरिटी इतनी एडवांस्ड है कि कोई भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं करता। पर चुल तो आखिर चुल होती है और कई लोगों की तो हाउसफुल होती है। इसीलिए ऐसे लोग कोशिश करने से बाज नहीं आते। उनकी भी गलती नहीं है। इंस्टेंट नूडल्स के जमाने में इंस्टेंट करोड़पति बनने की इच्छा तो होती ही है। खैर, एक स्मार्ट पुलिस ऑफिसर हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट सिक्योरिटी में बिल्कुल सिंघम की तरह मशहूर हो गया था। उसने पिछले 14 दिनों में 28 केसेस क्रैक किए थे।
2 हफ्तों में इतने सारे केसेस क्रैक करने वाला ये पहला ऑफिसर था। पर ताज्जुब की बात ये नहीं थी। ताज्जुब की बात ये थी कि जो गुनहगार थे वो उसके पास आते और चीखते और खुद ही अपनी तरफ उसका ध्यान आकर्षित करते। किसी की भी समझ में ये बात नहीं आ रही थी, पर उसके सीनियर्स रिजल्ट से बहुत खुश थे। You are watching a Third Vampire Studios production. Third Vampire Studios. All out horror. पर इसके पीछे एक राज था, एक दर्दनाक राज। वो स्मार्ट पुलिस ऑफिसर जिसका नाम चंद्रकांत सावंत था, वो पहले उस पुलिस फोर्स का डॉग ट्रेनर भी था और स्निफर डॉग टीम का हेड ऑफिसर भी। उसकी एक फेवरेट कुतिया थी, रोजी, जो बहुत ही तेज थी। रोजी ने कई स्मगलर्स और आतंकवादियों को पकड़ने में मदद की थी। चंद्रकांत भी उसे भी अपने बच्चे की तरह ही प्यार करता था। दोनों एक दूसरे के साथ ही चिपके रहते थे। पर फिर जैसा कि अक्सर होता है, जब रोजी 8 साल की हो गई तब उसे स्निफर डॉग की पोजीशन से रिटायर होना पड़ा। उसे एक फैमिली ने अडॉप्ट किया, पर चंद्रकांत से बिछड़ने का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुछ ही दिनों में चल बसी। चंद्रकांत को जब ये पता चला तब वो बिखर गया। उसने अपना डिपार्टमेंट चेंज करवा लिया और वो मुंबई एयरपोर्ट के इंटरनेशनल फ्लाइट सिक्योरिटी के काउंटर पर काम करने लगा। वो आगे जाकर किसी भी कुत्ते को लेकर फिर उतना जज्बाती नहीं होना चाहता था, पर रोजी उसका कहाँ पीछा छोड़ने वाली थी। जैसे ही उसकी जान चली गई, वो भूत बनकर दुम हिलाते हुए चंद्रकांत के पास आ गई। जब भी वो किसी शख्स के बैग में एक्सप्लोसिव या ड्रग सूंघ लेती तो वो उसका चंद्रकांत के पास आने का इंतजार करती। फिर वो जोर से उस शख्स के पैर के पीछे काटती। वो शख्स चंद्रकांत की तरफ मुड़ जाता और जोर से चिल्लाता। फिर चंद्रकांत उसे दबोच लेता और एक तरफ ले जाकर उसकी और उसके सामान की पूरी जांच करता। इस सब के दौरान रोजी चंद्रकांत के पैर के पास दुम हिलाते हुए खड़ी रहती। कई बार चंद्रकांत को भी रोजी की मौजूदगी का एहसास होता, पर अफसोस ना ही वो उसे देख सकता था और ना ही उसकी पीठ पर पहले की तरह हाथ फिरा सकता था। For more delicious horror bites, hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you? दशहरे का दिन है। आप नई गाड़ी घर लेकर आए हैं। अगले दिन सुबह आप देखते हो तो क्या, एक गिलहरी आपकी कार के स्टीयरिंग पर खेल रही है। आपको शौक लग जाता है, इसलिए नहीं क्योंकि आपको गिलहरी पसंद नहीं है, पर इसलिए कि गाड़ी के आगे का कांच किसी ने रात को फोड़ दिया है। पर आखिर हुआ क्या था? Third Vampire Studios presents मुंबई में जुहू बीच से लगकर कई फिल्मी सितारों के बंगले हैं। कई तो उनके फिल्मों के सेट से भी ज्यादा आलीशान हैं। इनकी तरक्की एक मिसाल है उन हजारों युवाओं के लिए जो मुंबई में आकर खुद फिल्म स्टार बनने के सपने देखते हैं, और जब तक वो खुद मिसाल नहीं बन जाएं, वो मिसल पाव से कई बार काम चलाते हुए पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं। खैर, ऐसे ही एक बंगले में कुछ दिनों से कुछ अजीब सी घटनाएं घट रही थी, जिससे आजू बाजू वालों की फट रही थी। रोज उस बंगले की किसी न किसी गाड़ी की विंडशील्ड यानी आगे का कांच कोई फोड़ देता। और ध्यान रहे, ये गाड़ियां काफी महंगी थी। कोई बेंटली थी, कोई मर्सिडीज बेंज, तो कोई रोल्स रॉयस। इनमें से कुछ गाड़ियों के आगे के कांच तो इतने महंगे थे कि उसे बेचकर एक नई रिक्शा आ जाए। पर फिलहाल हम आपकी और मेरी नहीं, बल्कि उस फिल्म स्टार की बात कर रहे हैं जिसकी गाड़ियों के कांच रोज कोई चकनाचूर कर देता। You are watching a Third Vampire Studios production.
Third Vampire Studios. All Out Horror. दरअसल बात यह थी कि कुछ दिनों पहले उस फिल्म स्टार को म्युनिसिपैलिटी वाले बता कर गए थे कि आप प्लीज अपने बगीचे में जो पेड़ है उसकी छंटाई कर दो, क्योंकि डालियों से और फलों से बंगले से लगे हुए फुटपाथ पर आने जाने वालों को खतरा हो सकता है। उस वक्त उस रिटायर्ड फिल्म स्टार ने हामी तो भर दी, पर बाद में जब एक गरीब पेड़ छांटने वाले ने उसे दिन भर के काम के 1200 रुपए मांगे, तब उसने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसके हिसाब से ये काम 500 रुपए में हो जाना चाहिए था। उस गरीब ने समझाने की कोशिश की कि साहब, आप जब हीरो थे तब फिल्मों के टिकट केवल 5 रुपए थे, पर आज कम से कम 120 रुपए हैं। उस हिसाब से सोचो और कुछ तो ठीक लगा दो। उस फिल्म स्टार ने खामोश कहकर दरवाजा बंद कर दिया और बात वहीं की वहीं रह गई। कुछ दिनों बाद एक 23 साल की लड़की उस फुटपाथ से गुजर रही थी। वो हंसते हुए सेलफोन पे बातें करते हुए वहां से गुजर रही थी। चलते चलते उसकी नजर उस टेढ़े नारियल पेड़ पर पड़ी, जिसके नारियल रास्ते के ऊपर लटक रहे थे, पर उसे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। पर जब वो उस पेड़ के नीचे से गुजरी, तब उसके सर पर एक बड़ा सा नारियल गिरा। उस नारियल के गिरने की वजह से उस बेचारी लड़की की जान वहीं चली गई। उस लड़की का नाम था बबीता और वो स्टेट शॉटपुट चैंपियन थी। स्वाभाविक है कि इस तरह से उसकी जान चले जाने से उसकी आत्मा बहुत गुस्सा हो गई थी। उसे उस फिल्म स्टार का सर फोड़ने का मन हुआ, क्योंकि उसी हफ्ते उसका नेशनल शॉटपुट चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ था। पर भूतों की दुनिया के तौर तरीकों से आप भी वाकिफ हो। वो आम तौर पर इंसानों की जान नहीं लेते। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस जरूर हैं, पर मैं वो आपको कोई एक्सेप्शनल बात होने पर बताऊंगा। खैर, उस लड़की की आत्मा को बदला तो लेना ही था, इसीलिए उस दिन से वो कई बार उस फिल्म स्टार के बंगले पर आती है, उस नारियल के पेड़ पर चढ़ती है और नारियल उसकी महंगी गाड़ियों के कांच पर जोर जोर से फेंकती है। For more delicious horror bites, hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you? Third Vampire Studios presents जुहू के इलाके में बहुत सारे सितारे रहते हैं। कुछ दिन में दिखते हैं तो कुछ रात में, पर हो ना हो पेज 3 पर जरूर दिखते हैं। इस शानदार इलाके में कुछ दिनों से कई चोरियां हो रही थी, या यूं कहो कि चोरी की सिंसियर कोशिश हो रही थी, क्योंकि जब भी चोरी होने वाली होती तभी उसके 2 मिनट पहले ही उस घर का कोई अलार्म बज जाता और चोर लड़खड़ाते हुए, चीजें गिराते हुए वहां से भाग जाता। ऐसा कई बार हुआ। चोरी होने ही वाली होती थी कि घर में अलार्म बज जाता, फिर घर के सभी लोग जाग जाते और चोर भाग जाते। वहां के फिल्म स्टार्स भी परेशान थे और पुलिस भी। पुलिस ज्यादा परेशान थी, क्योंकि वो नौसिखिया चोर ना तो ढंग से चोरी कर रहा था और ना ही उन्हें रात को सोने दे रहा था। ये बात जब अखबारों तक पहुंची तो उस चोर को कोई घनचक्कर कह रहा था, कोई निकम्मा कह रहा था, और कोई तो उसकी हरकतों पर कर रहे थे। पुलिस ने जब उस एरिया के छटे हुए बदमाशों को पूछताछ के लिए जमा किया तो वो भी घुर्रा कर बोले, क्या साहब, इज्जत निकल रहा है अपना। इससे अच्छा है कि एक हफ्ते के लिए अपन लोग को अंदर कर दो। पुलिस वाले भी ये सुनकर हंसते, पर फिर भी उन्हें एक चमाट मारते और छोड़ देते। You are watching a Third Vampire Studios production. Third Vampire Studios. All Out Horror. पर यह बात हंसने वाली बिल्कुल नहीं थी। इसके पीछे एक दर्दनाक कहानी थी।
सुरेंद्र आहूजा नाम का एक मिडिल क्लास लड़का अंधेरी वेस्ट में रहता था। उसके पिताजी मर्चेंट नेवी में थे, पर कुछ साल पहले ही एक शिप एक्सीडेंट में गुजर गए थे। वो और उसकी माँ, बस ये दोनों ही घर में रहते थे। सुरेंद्र गलत संगत में पड़ गया और पढ़ाई से दूर जाने लगा। उसके कॉलेज अटेंडेंस और मार्क्स दोनों ही सिंगल फिगर्स में आने लगे। सुरेंद्र की माँ को डायबिटीज की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स थे और उसी की वजह से वो गुजर गई। मरते समय उसने सुरेंद्र से वादा लिया कि वो ऐसा कुछ भी काम नहीं करेगा जिससे उसके माँ बाप को शर्मिंदगी हो। माँ बाप की सारी सेविंग्स खत्म करने के बाद सुरेंद्र के पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे, पर उसके शौक बिल्कुल सही सलामत थे, जैसे स्टारबक्स में जाना, आईफोन झाड़ना और सुपर ड्राई पहनना। इसीलिए उसने चोरी करना शुरू कर दी। क्योंकि उसके शौक बड़े थे तो उसके चुने हुए घर भी बड़े थे, पर उसकी मां की आत्मा से यह सहा नहीं गया। जब भी सुरेंद्र चोरी करने जाता, उसकी मां उस घर के किसी न किसी के फोन में या घड़ी में जोर से अलार्म लगा देती और सुरेंद्र को वहां से भगा देती। सुरेंद्र ने आखिरकार हार मानकर खुद ही शराफत से काम करने की ठान ली और एक बर्गर चेन में काउंटर पर काम करना शुरू कर दिया। For more delicious horror bites, hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you? Third Vampire Studios presents मुंबई के कोलाबा एरिया में मानसरोवर हाइट्स में राठौड़ परिवार रहता था। उनके यहां रोज सवेरे चाय पीते समय खिटपिट हो रही थी। अब आप सबको तो पता है कि चाय के साथ ब्रेड बटर अच्छा लगता है, खारी अच्छी लगती है, ग्लूकोज बिस्किट्स अच्छे लगते हैं, पर खिटपिट अच्छी नहीं लगती। एक बार चाय के साथ कुछ भी ना परोसा जाए तो भी चल जाएगा, पर चाय के वक्त खिटपिट कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि चाय का मतलब होता है सुकून, चाय का मतलब होता है ताजगी, चाय का मतलब होता है दिन की सुंदर शुरुआत। रोज सवेरे उर्मिला राठौड़ अपने पति को और बच्चों को परेशान करती कि चाय में ज्यादा शक्कर किसने मिलाई। जब वो अपने पति प्रदीप को डांटती तो वो बोलता, अरे यार, मैं तुम्हारी चाय में एक्स्ट्रा चीनी क्यों मिलाऊंगा? तुम गलती से भी मीठी बातें नहीं करोगी, ये मुझे पता है। इस पर उनके दोनों कॉलेज जाने वाले बच्चे जोर जोर से हंसते, जिससे उर्मिला राठौड़ और भी ज्यादा नाराज हो जाती। जब वो अपने बेटे को डांटती तो वो बोलता, अरे मम्मा, मैं चीनी क्यों मिलाऊंगा, मैं तो सीधे चॉकलेट या न्यूटेला मिलाऊंगा ना। और जब वो अपनी बेटी को डांटती तो वो बोलती, क्या मम्मी, मैं चीनी क्यों मिलाऊं, मेरा बस चले तो मैं नाश्ता ही ना करूं, वेट कंट्रोल होगा और इंटरमिटेंट फास्टिंग भी। इससे उर्मिला राठौड़ और भी चिढ़ जाती और कहती, स्वीटी, अगर तू ऐसे ही डाइट करती रही तो तू ब्यूटी क्वीन नहीं, कंकाल क्वीन कहलाएगी कॉलेज में। यह सुनकर स्वीटी का भाई उसकी तरफ हाथ दिखा दिखा कर हंसता और उसके पापा भी मुस्कुराते, क्योंकि वो भी स्वीटी के खाना नहीं खाने की आदत से परेशान थे। पर इस सब के पीछे जो कारण था वो घर के एक कोने में था। You are watching a Third Vampire Studios production. Third Vampire Studios. All out horror. दरअसल बात यह थी कि उर्मिला राठौड़ की सास भी उस घर में रहती थी। उनके पति यानी उर्मिला राठौड़ के ससुर कुछ हफ्तों पहले ही गुजर गए थे। उर्मिला राठौड़ की सास बहुत ही बुजुर्ग थी और ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी और सिर्फ शाम को ही अपनी कुछ सहेलियों के साथ पार्क में जाकर बैठती थी। उन्हें बचपन से ही मीठी चाय पीने की आदत थी और कुछ हफ्तों पहले तक उनके पति हर सुबह पूरी शिद्दत से उन्हें एक बढ़िया कप चाय बनाकर देते, जिसमें पूरे 3 चम्मच शक्कर होती। पर पति के चले जाने के बाद वो बहुत मायूस हो गई थी। उस पर से उनकी बहू उर्मिला डायबिटीज की पेशेंट थी और हर चीज में कम शक्कर मिलाती थी।
इस वजह से हर सुबह की शुरुआत फीकी और बेरंग होती। उनके शौहर जो अब इस दुनिया में नहीं थे, उनसे ये देखा नहीं गया और वो हर रोज सुबह घर में बनने वाली चाय में 2 चम्मच चीनी ज्यादा डालते ताकि हमेशा की तरह उनकी पत्नी की चाय परफेक्ट हो और चाय पीने के बाद की उनकी मुस्कान और भी परफेक्ट। For more delicious horror bites, hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you? Third Vampire Studios presents प्रभात और प्रतिभा की नई नई शादी हुई थी। वो दोनों अपना हनीमून मनाने गोवा के 5 स्टार होटल में गए थे, जहां पर उन्होंने एक आलीशान स्टे बुक किया था। दोनों की खूब जम गई, जबकि उनकी शादी अरेंज मैरिज थी। दोनों को एक दूसरे की आदतें पसंद थी और जैसे कि ज्यादातर होता है, शादी के हनीमून फेज में उन्होंने मन ही मन में एक दूसरे को फुल मार्क्स दे दिए थे। प्रभात को प्रतिभा की एक बात बहुत अच्छी लगती थी कि वो जब भी बेड से उतरकर बाथरूम में नहाने जाता या गैलरी में चाय पीने जाता तो प्रतिभा बेड कवर और तकिए अच्छे से अरेंज कर देती और ब्रेकफास्ट होने के बाद भी सब कुछ टेबल पर नीटली अरेंज करती ताकि बाद में हाउसकीपिंग वाले आकर ट्रे लेकर चले जाएं। वो बाथरूम को ना ही गंदा छोड़ती और ना हर जगह पानी फैलाती। प्रभात को खुद की आदतों पर शर्म आने लगी थी क्योंकि वो इकलौता बेटा था और उसे अपने घर पर खुद की बेडशीट्स तक फोल्ड करना नहीं आती थी, क्योंकि उसे एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिल गया था जो उसकी कमियों को पूरा करता था। कुछ ही दिन में दोनों मुंबई लौटे। दोनों मुंबई में अकेले ही रहते थे क्योंकि उन दोनों के माँ बाप तमिलनाडु में रहते थे। मुंबई लौटने के बाद, जैसे कि ज्यादातर मुंबई में होता है, दोनों मुंबई नामक ट्रेड मिल पर चढ़ गए और उस भाग दौड़ में शामिल हो गए। कुछ दिनों बाद प्रभात को महसूस हुआ कि सवेरे उठने की कुछ देर बाद या फिर वीकेंड्स पर भी उनकी बेडरूम की चादरें प्रतिभा फोल्ड नहीं करती थी। न वो करता, न उसकी बीवी करती। प्रभात सोच में पड़ गया। वो सोच रहा था कि हनीमून पर तो इसकी कितनी प्यारी आदतें थी, अब क्या हो गया। फिर एक दिन वीकेंड पर उसने ये बात छेड़ी। उसने प्रतिभा से कहा, तुम हनीमून पर तो हमेशा बेडरूम और ब्रेकफास्ट टेबल बिल्कुल ठीक ठाक रखती थी, वो भी इतना ज्यादा कि मुझे लगता था कि तुम्हें ओसीडी है, पर ऐसा तो आजकल बिल्कुल नहीं होता। प्रतिभा हैरान रह गई। उसने प्रभात से कहा, मैं भी हनीमून पर यही सोच रही थी कि चलो अच्छा है कि हम में से कोई तो है जो सवेरे उठने के बाद घर में बेडशीट्स अच्छे से फोल्ड करके रखेगा, वरना घर किसी हॉस्टल में रहने वाले कॉलेज स्टूडेंट्स का घर लगता। प्रभात उसका मुंह देखता रह गया। उसने कहा, तुम नहीं करती थी तो कौन करता था? उस कमरे में हम दोनों ही थे। नहीं बाबा, मैंने तो एक भी बार बेडशीट ठीक नहीं की। प्रभात ने अपना सर खुजाया और सोचा, तो फिर किसने किया? You are watching a Third Vampire Studios production. Third Vampire Studios All Out Horror. दरअसल बात यह थी कि उस होटल में एक हाउसकीपिंग मेड थी जिसने वहां बहुत लंबे अरसे तक काम किया था। उसका नाम था दियाना और उसे उस होटल में काम करते करते 20 साल होने वाले थे। उसके 20 साल पूरे होने में अब केवल एक ही हफ्ता बाकी था। उसके बाद वो रिटायर होकर अपने फेवरेट कुत्ते के साथ गोवा के एक छोटे से गांव में रहने वाली थी। वो सिंगल थी और उस पर अपने भाई बहनों की पढ़ाई और शादियां करवाने की जिम्मेदारी थी, जो उसने बखूबी पूरी की। उसी हफ्ते जब वो होटल जा रही थी तो उसे एक रईस कॉलेज के बच्चे ने अपने बाप की महंगी गाड़ी से उड़ा दिया। बेचारी दियाना ने वहीं दम तोड़ दिया। जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी तब उसे इस बात का बहुत अफसोस हो रहा था कि उसने उस होटल में 20 साल पूरे किए। दियाना का वजूद उसके काम से ही जुड़ा था। उस दिन से वो रोज उस होटल के फ्लोर के सभी रूम्स के बेड कवर सलीके से रखती
और ब्रेकफास्ट टेबल्स और बाथरूम्स भी साफ करके जाती, बिल्कुल वैसे जैसे वो मरने के पहले करती थी। प्रभात और प्रतिभा जब शाम को अपने आलीशान और साफ सुथरे बेड पर लेटे थे तो दियाना एक कोने में खड़े होकर उन्हें सुकून से देखती थी। For more delicious horror bites, hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you? Third Vampire Studios presents मुंबई के अगस्त्या इंजीनियरिंग वर्क्स में सभी एम्प्लॉयज WFH यानी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। क्योंकि वो एक इंजीनियरिंग कंपनी थी और गवर्नमेंट ने उनके वर्कर्स को पेंडेमिक के दौरान फैक्ट्री में जाने से मना कर दिया था, इसीलिए पूरा काम ठप पड़ा था। एक तो मार्केट में कोई नई डिमांड नहीं थी, दूसरा जो बड़े ऑर्डर्स लिए थे उन्हें पूरा करने का कोई तरीका नहीं था। ऐसे हालात में अगस्त्या इंजीनियरिंग वर्क्स की 30% वर्कफोर्स को निकाल दिया गया था और जो बचे हुए थे वो बिजनेस प्लान्स बना रहे थे और नए क्लाइंट्स के लिए पिच कर रहे थे, ताकि जैसे ही पेंडेमिक खत्म हो या वैक्सीन का इजाद हो वो ये सब प्लान्स इंप्लीमेंट करके फिर से मार्केट लीडर्स बन सकते थे। आखिर में वो दिन आ गया जब वैक्सीन का इजाद हुआ और मुंबई के सभी नागरिकों को वैक्सीन मिल गई। सभी लोकल ट्रेन्स भी सबके लिए चालू हो गई और अगस्त्या इंजीनियरिंग वर्क्स ने भी जोरों शोरों से अपना काम शुरू करने का निश्चय किया। उनकी फैक्ट्री और कॉर्पोरेट ऑफिस भी चालू करने का फैसला लिया गया। पहले दिन सभी सीनियर ऑफिसर्स ऑफिस आए ताकि वो स्टाफ का हौसला बढ़ा सकें और सभी साथ मिलकर नए जोश से काम की शुरुआत फिर से कर सकें। जब सब एक साथ ऑफिस के अंदर आए तब उन्होंने देखा कि ऑफिस तो बिल्कुल चकाचक था, जैसे वो कभी बंद ही नहीं हुआ था। न कोई धूल थी, न कोई गंदगी, न कोई बदबू। किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहा था कि ऑफिस 4 महीनों से बंद था। बस ऑफिस में एक अलग सी खुशबू आ रही थी। ये देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि न सिर्फ ये ऑफिस बल्कि पूरी बिल्डिंग बंद थी। जब कुछ एम्प्लॉयज ने बगल वाले ऑफिस में झांका तो उन्होंने देखा कि वो पूरा ऑफिस धूल मिट्टी से भरा हुआ है और वहां से बासी हवा की बू आ रही थी। तो फिर इस ऑफिस का इतना साफ सुथरा होने का क्या रास्ता? You are watching a Third Vampire Studios production. Third Vampire Studios. All out horror. कुछ देर बाद अगस्त्या इंजीनियरिंग वर्क्स के CEO ने एक बड़ी स्पीच दी और फिर सारे एम्प्लॉयज अपनी अपनी जगहों पर सेटल हो गए और रोजमर्रे के सभी काम शुरू हो गए। कैंटीन से चाय और कॉफी भी आने लगी। तभी एक चीख ने पूरे ऑफिस की खुशी के माहौल को सन्नाटे में बदल दिया। जब सब लोग उस चीख की दिशा में दौड़ कर गए तब उन्हें पता चला कि जब ऑफिस बंद हुआ था तब एक बुजुर्ग हाउसकीपिंग वर्कर वहां आखिरी दिन पर गलती से लॉक हो गया था। अब वहां केवल उसका कंकाल पड़ा था, उसकी यूनिफॉर्म में। उसका फोन भी उसने बाहर कहीं चार्ज करने के लिए लगाया था, इसलिए 4 महीने पहले वो बेचारा चिल्लाते चिल्लाते दरवाजा पीटते पीटते वहीं मर गया। पूरे हाउसकीपिंग स्टाफ में वो सबसे अच्छा मेंबर था, इसलिए उसके मरने के बाद भी उसकी आत्मा को यह मंजूर नहीं था कि ऑफिस में किसी भी टेबल पर या किसी भी कोने में कहीं पर भी धूल या गंदगी हो। मरने के बाद भी वो अपना काम पूरी शिद्दत से करता था। उसका नाम श्रीकांत मोरे था और उसने करीब 7 साल पहले अपना पूरा परिवार एक बस एक्सीडेंट में खो दिया था। सिर्फ वही बचा था, इसलिए पूरे पेंडेमिक में कोई भी उसके बारे में पूछने नहीं आया। मुंबई जैसे शहर में भीड़ तो है, पर अपनापन कई बार दूर दूर तक नहीं दिखता। खैर, अगस्त्या इंजीनियरिंग वर्क्स के CEO ने श्रीकांत मोरे के शरीर को अदब से स्मशान भूमि ले जाकर उसका क्रियाक्रम करवाया। उस दिन के बाद वो ऑफिस एक साधारण ऑफिस की तरह चलने लगा।
For more delicious horror bites, hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you? Third Vampire Studios presents. आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स बहुत ही आम बात हो गई है। आम आदमी ने एक भी बार आम ना खाया हो तो भी चलेगा, पर वो व्हाट्सएप ग्रुप के बगैर गुजारा नहीं कर पाता। पर हाल ही में मुंबई के लालबाग एरिया में रहने वाले तेंदुलकर परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ खौफनाक बातें हो रही थी। वीकेंड था और शाम के 7:30 बज रहे थे। अचानक तेंदुलकर फैमिली नाम के व्हाट्सएप ग्रुप पर सभी को कुछ हलचल दिखाई दी। श्रेयस तेंदुलकर इज टाइपिंग। ये मैसेज पूरे परिवार के स्क्रीन्स पर फ्लैश होने लगा। सब लोग सकते में आ गए। कुछ लोगों की आंखें भर आईं, कुछ लोग डर से सुन पड़ गए। पर श्रेयस तेंदुलकर की मां, बीवी, भाई और बहन खुद की आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। पर किसी ने भी श्रेयस तेंदुलकर को फोन करने की हिम्मत नहीं की। इसीलिए नहीं कि वो नक चढ़ा था या चिड़चिड़ा था, पर सिर्फ इसलिए कि वो पिछले हफ्ते ही चल बसा था। You are watching a Third Vampire Studios production. Third Vampire Studios. All out horror. श्रेयस तेंदुलकर होनहार IAS अफसर था जो महाराष्ट्र के सीतापुर जिले में पोस्टेड था। सीतापुर एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है और इसीलिए उसके जैसे जिम्मेदार सीनियर अफसर को वहां पर भेजा गया था। श्रेयस तेंदुलकर हर 15 दिन में वीकेंड पर घर आता अपने परिवार से मिलने के लिए। पर कुछ हफ्तों पहले से वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। श्रेयस तेंदुलकर कभी भी कोई भी ऐसी चीज नहीं करता था जिससे जनता या देश का नुकसान हो। सीतापुर के लोकल नेता और सैंड माफिया ने कई बार उसे रिश्वत देने की कोशिश भी की, पर श्रेयस तेंदुलकर अपने सिद्धांतों पर अड़ा रहा। कई बार उसे फोन पर घिनौनी गालियां दी जाती थी और तो और उसे बहुत बार जान से मारने की धमकियां भी मिल रही थी। श्रेयस ने ये बातें अपने परिवार के साथ शेयर नहीं की क्योंकि वो उन्हें खामखा परेशान नहीं करना चाहता था। हाँ, पर उसने ये बात अपने सीनियर को जरूर बताई थी। पर श्रेयस को पता नहीं था कि उसका सीनियर भी उस रेत माफिया के साथ मिला हुआ है। एक दिन देर शाम को जब श्रेयस तेंदुलकर ऑफिस से अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था, तब वो सीनियर ऑफिसर उसके ऑफिस में आया। उसने श्रेयस को डिनर पे इनवाइट किया। क्योंकि वो उसका सीनियर था, इसलिए श्रेयस उसे मना नहीं कर पाया और उसके साथ डिनर पर चला गया। दोनों सीतापुर के एक बढ़िया होटल में खाना खाने गए थे। खाना खाने के बाद जब दोनों कुछ मीठा खा रहे थे, तभी उसके सीनियर ने उसे 1 करोड़ की रिश्वत का ऑफर दिया। श्रेयस तेंदुलकर चौंक गया। इतनी बड़ी रकम के बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। पर कोई अपने काम और फर्ज के साथ इतनी नमक हरामी कर सकता है, यह भी उसने नहीं सोचा था। उसने इन्हीं शब्दों में अपने सीनियर अफसर को जवाब दे दिया। उसके सीनियर ऑफिसर ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी श्रेयस, कांग्रेचुलेशंस। मैं अगले साल तुम्हें प्रमोशन के लिए खुद रिकमेंडेशन दूंगा। श्रेयस को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो बेहद खुश हो गया। डिनर के बाद जब उसका सीनियर उसे उसके घर ड्रॉप कर रहा था, तभी गाड़ी अचानक एक सुनसान रास्ते पर बंद पड़ गई। जब दोनों गाड़ी से नीचे उतरे, तभी कुछ लोगों ने श्रेयस पर हमला किया। श्रेयस अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा, पर वो ज्यादा दूर भाग नहीं सका। उन लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे बेरहमी से मार दिया। पुलिस को और उसके परिवार को उसकी लाश तो मिली, पर उसका फोन नहीं मिला। क्योंकि जब श्रेयस को पता चला था
कि वो उन गुंडों के हाथ लगने वाला है, तभी उसने अपना फोन दूर झाड़ियों में फेंक दिया था। अब उस शाम को उसकी घायल आत्मा अपने पूरे परिवार को उसकी मौत का खौफनाक सच बता रही थी। श्रेयस तेंदुलकर ने अपने सीनियर ऑफिसर के साथ होटल में हुई बातचीत भी रिकॉर्ड कर ली थी। उसने वो रिकॉर्डिंग भी अपने तेंदुलकर फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दी, जिससे पुलिस को सैंड माफिया और उसके सीनियर को हिरासत में लेने में बहुत मदद हुई। For more delicious horror bites, hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you? Third Vampire Studios presents मुंबई के मशहूर सुइया कॉलेज में आजकल एक स्टूडेंट थर्ड ईयर बीएससी में अचानक बहुत छाई हुई थी। उसे अपने पूरे क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स मिल रहे थे। ये कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि बीएससी केमिस्ट्री की उस क्लास में एक से एक स्कॉलर्स थे जो नेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा ले रहे थे। बल्कि कुछ हफ्तों पहले तक दिया से किसी को कोई भी उम्मीद नहीं थी। उस वक्त वो सिर्फ नाम की दिया थी और उसके भविष्य में घोर अंधकार के सिवाय किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसके घर वाले भी परेशान थे कि वो ग्रेजुएशन कैसे क्लियर करेगी। आखिर उन्हें अपनी सुंदर बेटी के लिए अच्छे रिश्ते जो चाहिए थे। वो बात और थी कि दिया की केमिस्ट्री एक नामुराद कॉमर्स स्टूडेंट के साथ खूब सिजल हो रही थी। उस कॉमर्स स्टूडेंट की मार्कशीट देखकर उसका प्रोफेसर भी हैरान होता और कहता, बेटा तू मार्कशीट में इतने सारे बैड डेट्स और एनपीएस लेकर इस जन्म में तो ग्रेजुएट नहीं होगा। खैर, बात दिया की हो रही है तो दिया पर ही टिके रहते हैं। दिया के माँ बाप को भी अपनी बेटी पर गर्व हो रहा था। उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि ये सब उसकी स्वर्गवासी नानी का आशीर्वाद है। उसकी नानी दमयंती शेनॉय अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में पहली एमबीबीएस थी और उन्होंने अपने काम से पूरे परिवार का नाम रोशन किया था। उनकी फोटो आज भी उनके घर में टंगी हुई थी। You are watching a Third Vampire Studios production. Third Vampire Studios. All out horror. पर दिया की नानी का उसके बढ़िया रिपोर्ट कार्ड से कोई संबंध नहीं था। इसके पीछे था एक होनहार और जबरदस्त साइंस स्टूडेंट, मकरंद परांजपे। मकरंद दिया से एक तरफा प्यार करता था। वो केमिस्ट्री में अव्वल था, पर जब से उसने दिया को देखा था, उसके जीवन का एम, एपरेटस, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन सिर्फ दिया ही थी। एक दिन वो अपने स्मार्टफोन पर दिया का इंस्टा फीड देखते देखते रास्ता क्रॉस कर रहा था। तभी उसे एक वाटर टैंकर ने उड़ा दिया। मकरंद वहीं ढेर हो गया, पर उसकी आत्मा उस वक्त भी दिया दिया ही कर रही थी। इसलिए दिया के हर एक एग्जाम के बाद मकरंद खुद बैठकर रात को उसका आंसर पेपर रीराइट करता। इसी वजह से हाल ही में दिया को इतने अच्छे मार्क्स मिलने लगे थे और सब लोग उसकी वाहवाही कर रहे थे। ये कमाल तो उसके गुजरे हुए फैन मकरंद परांजपे ने किया था और यहां सब लोगों को लग रहा था कि दिया ने कमाल कर दिया। For more delicious horror bites, hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you? Third Vampire Studios presents मुंबई में कुर्ला की गलियों में कई दिनों से कुछ अजीब आवाजें आ रही थी, किसी के करहाने की। पर किसी को उन आवाजों पर तरस नहीं आ रहा था, क्योंकि वो आवाजें थी फैजल कुरैशी की। आजकल उसके सितारे मानो गर्दिश में थे। वो दिन में कम से कम 2-3 बार पिटता था, कभी किसी के भाई से, कभी किसी के पति से और कभी किसी पुलिस वाले से।
फैजल कुरैशी 21 साल का नौजवान था जिसने हाल ही में किसी तरह खींचतान करके कॉलेज क्लियर किया था। उसकी शक्ल चूजे जैसी थी पर उसमें चुल बहुत थी। वो आते जाते लड़कियों को और औरतों को देखकर सीटी मारता। अब यह तय करना मुश्किल हो रहा था कि उसकी सीटी ज्यादा करारी थी या उसे पड़ने वाले थप्पड़। उसके दोस्तों ने और घर के बाकी मर्दों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। ऐसे बेधड़क होकर सीटी बजाई नहीं जाती, बल्कि नजाकत और मौका देखकर बजाई जाती है। पर फैजल फिर भी हर रोज सीटी बजाता और बज के ही घर आता। उसको लगातार फटके पड़ रहे थे। इस सीटी के चक्कर में कई बार पुलिस वालों ने भी उसकी सीट सुजाई थी। फैजल बहुत दुबला और सिंगल पसली किस्म का नौजवान था, पर उसकी सीटी मारने की आदत की वजह से वो अब सूझ सूझ के मोटा लगने लगा था। You are watching a Third Vampire Studios production. Third Vampire Studios. All out horror. इस सब के पीछे एक दिलचस्प और दर्दनाक कहानी थी। कुर्ला में ही असीमा मेनन नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वो कॉलेज में पढ़ती थी और शाम को ट्यूशन क्लासेस भी जाती थी। वो जिस रास्ते से जाती थी वहां पर कुछ दिनों से म्युनिसिपैलिटी के रिपेयर्स चल रहे थे, इसीलिए वहां रिक्शा टैक्सी नहीं जा रही थी। उस वजह से उसके अब्बू उसे लेने जाते। एक दिन जब बाप बेटी देर से शाम को उसी रास्ते से घर जा रहे थे, तब बाइक पर बैठे हुए फैजल कुरैशी ने असीमा को देखकर सीटी मारी। असीमा शर्मिंदा हो गई और चुपचाप चलने लगी। चूंकि रास्ते पर रिपेयर्स चल रहे थे, इसीलिए असीमा के अब्बू उसके थोड़ा पीछे चल रहे थे। उन्होंने फैजल को गुस्से से देखा पर कुछ कहा नहीं। ऐसा एक नहीं 3-4 बार हुआ। आमतौर पर वो उसे डांट देते या चमाट खींच के देते, पर उन्होंने कुछ दिनों पहले ही अपने हार्ट में पेसमेकर लगवाया था, इसलिए वो वहां से चुपचाप निकल गए। पर कुछ दिनों बाद उस पेसमेकर की वजह से उनके शरीर में कोई रिएक्शन हो गया और वो चल बसे। पर असीमा के अब्बू को अपनी बेटी की बहुत चिंता थी, इसीलिए उनकी रूह फैजल कुरैशी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। फैजल जब भी बाहर जाता और उसके बगल में से कोई खूबसूरत लड़की किसी हट्टे कट्टे मर्द के साथ गुजरती, तब असीमा के अब्बू फैजल के पीछे से खड़े होकर एक जोरदार सीटी बजाते, जिसकी वजह से फैजल कुरैशी को जोरदार मार पड़ती। For more delicious horror bites, hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you? Third Vampire Studios presents. मुंबई में मरीन ड्राइव पर एक पॉश डेंटल क्लिनिक है जिसमें हाल ही में बवाल मच गया। उस क्लिनिक का नाम है दांत वाला क्लिनिक और ये काफ़ी सालों से मशहूर है। वहाँ का डॉक्टर है एक नौजवान डॉक्टर हुरमुज दांत वाला। उसके बाप और दादा दोनों ही मशहूर डेंटिस्ट थे। उसके परदादा ने तो लॉर्ड माउंटबेटन का दांत निकाला था। पर आजकल दांत वाला क्लिनिक के पेशेंट्स को डॉक्टर के दांत तोड़ने का मन कर रहा था। ये ताज्जुब की बात थी, क्योंकि आमतौर पर डेंटिस्ट दांत का दर्द दूर करता है, पर यहां तो डेंटिस्ट को ही उसके दांतों से दूर करने की बात हो रही थी। अब देखा जाए तो उन पेशेंट्स की भी गलती नहीं थी। किसी का गलत दांत निकाला जा रहा था, किसी के गलत दांत पर रूट कैनाल हो रहा था और किसी के गलत दांत पर कैप लगाई जा रही थी। इसलिए दांत वाला क्लिनिक के रेपुटेशन को कैविटीज लग गई थी। लोग वहां राहत के लिए जाते पर परेशान होकर लौटते। आपको तो पता ही है, दांत के दर्द वाला मरीज तो वैसे ही हालात का मारा होता है। उस पर किसी ने ऐसी लापरवाही कर दी तो बस जान निकलना ही बाकी होता है। सच कहा है किसी ने, मर्द को दर्द नहीं होता, हाँ पर दांत का दर्द जरूर होता है। दांत वाला क्लिनिक, जो एक वक्त पर साउथ मुंबई के सबसे मशहूर डेंटल क्लिनिक में से एक था, आजकल बहुत सूना लगने लगा था।
तो ऐसा क्या हो गया था कि अचानक इतने टैलेंटेड डॉक्टर हुर्मुज़ दांतवाला को सभी पेशेंट डांट कर चले जाते थे। You are watching a Third Vampire Studios production. Third Vampire Studios. All out horror. इस सब के पीछे एक कारण था जो दांत के दर्द से भी ज्यादा दर्दनाक था। हुर्मुज़ ने हाल ही में कॉलेज खत्म किया था और वो मुंबई डेंटल कॉलेज के सबसे हैंडसम लड़कों में से एक था। वो उसी वक्त से ही एक बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर भी था, क्योंकि वो अपने पिताजी को क्लिनिक में असिस्ट भी करता था। उसके खुद के दांत इतने सुंदर थे कि लड़कियां उसकी बस एक ही स्माइल पर फिदा हो जाती थी, इसीलिए वो हक से डेंटिस्ट भी लगता था। पर हुर्मुज़ एक नंबर का फ्लर्ट था। उसके कई लड़कियों के साथ अफेयर्स थे और वो किसी को भी सीरियसली नहीं लेता था। लड़कियां भी उसे ज्यादातर सीरियसली नहीं लेती थी, पर एक लड़की थी जिसे हुर्मुज़ से सच्चा प्यार था, और वो थी करिश्मा। करिश्मा उसे खुश करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी, और उसने काफी कुछ कर भी दिया था। इनफैक्ट सब कुछ कर दिया था। पर जब करिश्मा प्रेग्नेंट हो गई तब हुर्मुज़ ने उससे शादी करने से साफ मना कर दिया। भावुक होकर करिश्मा ने अपनी जान दे दी। करिश्मा अपने बाप की इकलौती बेटी थी और उनका पूरा परिवार भी, क्योंकि करिश्मा की मां कुछ साल पहले ही कैंसर से गुजर गई थी। करिश्मा के जाने के बाद उसके पिताजी के पास भी जीने के लिए कोई कारण नहीं था। हालांकि वो खुद एक मशहूर डेंटिस्ट थे, उन्होंने भी खुदकुशी कर ली। पर मरने के बाद भी उन्होंने हुर्मुज़ को कभी माफ नहीं किया। वो उससे अपनी बेटी का बदला लेना चाहते थे और इसलिए उसे बर्बाद करने पर तुले थे। इसीलिए जब भी हुर्मुज़ दांतवाला डेंटल चेयर पर कुछ काम करने के लिए जाता, उससे पहले करिश्मा के पिताजी उसे एक बेहोशी की दवाई का लाइट डोज देते और उसका हाथ पकड़कर उसका पूरा काम बिगाड़ देते। अब हुर्मुज़ दांतवाला एक डेंटल कॉलेज में प्रोफेसर है, पर आज भी वो स्टूडेंट्स को सिर्फ थियरी सिखाता है, पर कभी किसी का दांत निकाल के नहीं दिखा पाता। For more delicious horror bites, hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you? मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं रोज सवेरे इतनी जल्दी उठता हूँ, फिर भी कोई है जो मेरी 5वीं मंजिल के फ्लैट की बालकनी में पौधों को पानी डालकर चला जाता है। ये कौन है और ये कमबख्त रात को मेरी बालकनी में चढ़कर आता कैसे है? और ये कभी किसी को दिखता क्यों नहीं? Third Vampire Studios presents मुंबई में दादर के कबूतर खाने के पास राधेश्याम अपार्टमेंट्स में बहुत सारी मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास फैमिलीज रहती हैं। एक कुछ ही साल पहले बनी हुई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जो पहले एक चौल थी जिसमें हर समय खूब चहल पहल होती थी। पर राधेश्याम अपार्टमेंट्स की कुछ मंजिलों पर आजकल एक अजीब वारदात हो रही थी। उस बिल्डिंग की 5वीं, 6ठी और 7वीं मंजिल पर बालकनी में जो पौधे थे उसमें रोज सवेरे कोई पानी डालकर चला जाता था। इन तीनों मंजिलों के रहने वाले लोग बहुत हैरान थे। वो सोच रहे थे कि आखिर कौन सवेरे सवेरे हमारे उठने से पहले हमारे पौधों को पानी दे रहा है। कुछ ही हफ्तों में उन तीनों मंजिलों के गमलों में सुंदर सुंदर फूल खिलने लगे। ये देखकर उन घरों में रहने वालों का दिल खुश हो गया, मगर वो फिर भी जानना चाह रहे थे कि ये करिश्मा आखिर हो कैसे रहा है। कहीं इसके पीछे कोई जादू तो ना, या झाड़ फूक तो नहीं है। You are watching a Third Vampire Studios production. पर इस खूबसूरत करिश्मे के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक हकीकत छिपी थी।
कुछ ही हफ्तों पहले कश्मीर की वादियों में देश के लिए अपना फर्ज निभाते हुए एक जवान शहीद हो गया था। उस जवान का नाम था दुर्गेश सावंत और उसका परिवार उसी इलाके में रहता था। करीब 1.5 साल पहले दुर्गेश की शादी हुई थी और अब उसकी पत्नी रुक्मणी प्रेग्नेंट थी। वो दुर्गेश के माँ बाप के साथ ही राधेश्याम बिल्डिंग के सामने रहती थी। दुर्गेश की मौत के बाद वो अब हमेशा ही दुखी और निराश रहती। उसे फूल बहुत पसंद थे और इसीलिए उसकी मायूसी दूर करने के लिए मरने के बाद भी दुर्गेश रोज मेहनत करके सामने वाले घरों की बालकनीज में जाकर उन पौधों को पानी देता, उनकी देखभाल करता और उनमें से एक से बढ़कर एक सुंदर फूल खिलाता ताकि उन्हें देखकर कुछ पलों के लिए उसकी बीवी रुक्मणी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए और वो दुर्गेश के चले जाने के गम को कुछ देर के लिए ही सही भूल जाए। और ऐसा ही हुआ। कुछ ही महीनों बाद दुर्गेश के घर में भी एक नन्हा सा फूल खिला। उसकी बीवी रुक्मणी ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। Hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you? Third Vampire Studios presents. मुंबई के थाने इलाके में तलाव पाली के पास एक कॉल सेंटर है जिसका नाम है स्टार कॉल सेंटर। उस कॉल सेंटर से आपको पूरे तलाव पाली का सुंदर नजारा दिखता है। यहाँ के एम्प्लॉयज यंग और डायनामिक हैं और उन्हें इस बीपीओ में काम करने में बड़ा मजा आता है। सब यहाँ बहुत दिल लगाकर काम करते हैं और अपने टारगेट्स वक्त पर पूरे करते हैं। ये कॉल सेंटर अच्छा खासा प्रॉफिट बनाता है और इसके एम्प्लॉयज को महीने की शुरुआत में ही सैलरी मिल जाती है, जो कि एक अच्छी कंपनी की निशानी मानी जाती है। पर इस महीने ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही एम्प्लॉयज के बैंक अकाउंट्स में उनकी सैलरीज क्रेडिट हुई, उनके अकाउंट्स खाली हो गए। सब लोग हैरान परेशान हो गए, कुछ तो रोने लगे। उनका बहुत बुरा हाल हो गया था क्योंकि किसी को अपने बच्चों की स्कूल फीस भरनी थी, किसी को अपने बुजुर्ग माँ बाप की सर्जरी करानी थी और कोई अपनी बहन की शादी के लिए पैसे बचा रही थी। उस कंपनी के ओनर ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। मैंने तो सही समय पर तुम्हारी सैलरीज तुम्हारे बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर की थी, पर अगर वो गायब हो गई तो मैं क्या कर सकता हूं? मेरी भी मंथली सैलरी गायब हो गई है। मैं किसे अपना दुखड़ा सुनाऊं? 1 महीना बीत गया इस हादसे को। अगले महीने फिर पगार की तारीख आई और फिर वही हुआ। सब एम्प्लॉयज अपने बाल नोच रहे थे और पागल हो रहे थे। कुछ लोगों ने तो सामने वाले उस सुंदर तालाब में कूदकर जान देने की धमकी भी दी। 1-2 लोगों को तो ऐसा करने से रोकना पड़ा। सीईओ से लेकर चपरासी तक सब परेशान थे कि ये आखिर हो क्या रहा है। You are watching a Third Vampire Studios production. पर इस ऑनलाइन लूटमार के पीछे एक भयानक कारण था। वो जो कॉल सेंटर था उसमें काम करने वाले नौजवान लड़के लड़कियां आज के युग के डकैत थे। वो गोली चलाते हुए घोड़ों पर आकर घरों को नहीं लूटते, बल्कि ये डकैत फोन से कॉल करके बहला फुसला कर ओटीपी मांगकर बैंक अकाउंट्स खाली करके लोगों के घरों को बर्बाद करते। इस चक्कर में उन्होंने सैकड़ों मासूम मिडिल क्लास लोगों के, पेंशन पाने वाले बुजुर्गों के और स्कॉलरशिप पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बैंक अकाउंट्स खाली कर दिए थे। ऐसे ही एक मिडिल क्लास बंदे का बैंक अकाउंट उन्होंने खाली कर दिया था, जिसका नाम था दिलीप दामोदरन। दिलीप ने बड़ी मेहनत करके अपनी खुद की ब्रेन सर्जरी के लिए 15 लाख रुपए जमा किए थे। पर एक दिन किसी ने उसे फोन पर डराया कि उसका डेबिट कार्ड ब्लॉक होने वाला है और अगर वो ये चाहता है कि ऐसा न हो तो वो अपने फोन पर आए हुए ओटीपी को शेयर करे और अपना डेबिट कार्ड रीएक्टिवेट करें। तभी दिलीप सोकर उठा ही था और अपने पूरे होशो आवाज में नहीं था।
और उसे फिर कोई परेशानी भी नहीं चाहिए थी, इसलिए उसने अपना OTP शेयर कर दिया। अगले 15 मिनट में उसके बैंक अकाउंट से पूरे 15 लाख साफ हो गए और उसके साथ मिट गई उसकी जिंदा रहने की सारी उम्मीदें। दिलीप दामोदरन सही समय पर अपनी ब्रेन सर्जरी नहीं करा पाया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। पर उसकी आत्मा को यह नाइंसाफी मंजूर नहीं थी और उसने बदला लेने की ठान ली। उसने उन ऑनलाइन स्कैमस्टर्स को ढूंढ निकाला और उन्हें मजा चखाया। अपनी मीठी बोली से लोगों को बर्बाद करने वाले उन स्कैमस्टर्स की आंखों से अब खारे आंसू बह रहे थे। मगर उनका ये हशर करने वाले दिलीप दामोदरन के बदले की आग ठंडी नहीं हुई थी। वो अब बस अगले महीने का इंतजार कर रहा था। Hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you? Third Vampire Studios presents अंधेरी का शिवराम राजगुरु कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुंबई के प्रीमियर कॉलेजेस में से एक है। यहाँ के लड़के लड़कियां पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी अव्वल नंबर लाते हैं। इस कॉलेज का माहौल भी इतना पॉजिटिव है कि यंगस्टर्स यहाँ एडमिशन लेने के लिए तरसते हैं। पर हाल ही में यहाँ के फर्स्ट ईयर BSc के A डिवीजन में कुछ अजीब वारदातें हो रही थी। रोज कोई ना कोई लड़का या लड़की मजबूरी में अपना सर मुंडवा के आ रहे थे। स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों ही बड़े परेशान थे। यह इसलिए हो रहा था क्योंकि रोज किसी ना किसी स्टूडेंट के बालों में कोई चुपके से च्युइंगम चिपका देता और वो स्टूडेंट रोते रोते अपने हेयर कटिंग सैलून में जाता। उसके बालों की हालत देखकर वो हेयर स्टाइलिस्ट उनसे कहता, सॉरी मैडम, बालों में च्युइंगम तो बहुत बुरी तरह चिपक गया है, बालों को जड़ों से निकालना पड़ेगा, पर सिर्फ थोड़ा सर का हिस्सा शेव करना ऑड लगेगा, इसलिए आप ऐसा कीजिए कि आप अपना पूरा सर शेव करवा लीजिए। धीरे धीरे शिवराम राजगुरु कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स के फर्स्ट ईयर BSc के A डिवीजन में घने बाल वाले सर कम और चमकते हुए सर ज्यादा दिखाई दे रहे थे। बात प्रिंसिपल तक गई, वो भी अपना सर खुजाता रह गया। पर क्या कारण था कि इस कॉलेज के छात्रों के सुंदर बाल कोई इतनी बेरहमी से कटवाने पर मजबूर कर रहा था? You are watching a Third Vampire Studios production. दरअसल बात यह थी कि उस क्लास में कैंसर से पीड़ित एक लड़का था जिसका नाम था विजय खिलनानी। उसके कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के कारण उसके बालों पर और दांतों पर बुरा असर हुआ था। रेडिएशन की वजह से उसके सर पर बिल्कुल भी बाल नहीं बचे थे। उस वजह से कई स्टूडेंट्स उसकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते और उसके साथ घुलने मिलने से भी कतराते। जब उसकी बहन साक्षी खिलनानी को यह पता चला तब उसे बहुत बुरा लगा। साक्षी एक IT कंपनी में काम करती थी और कई बार काम की वजह से देर से घर आती थी। एक रात घर आते समय उसकी कार का बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया और वो उस एक्सीडेंट में चल बसी। पर उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी क्योंकि उसको पता था कि उसका छोटा भाई बहुत दुखी है। उसने फिर क्लासरूम के सब बच्चों के सर पर च्युइंगम चिपकाने की तरकीब निकाली ताकि उस क्लास के बाकी लड़के लड़कियों को भी अंदाजा हो जाए कि बाल खोने का दर्द कैसा होता है। धीरे धीरे जब क्लासरूम के सभी स्टूडेंट्स ने अपने बाल गंवा दिए तब उन्हें एहसास हुआ कि हेयर लॉस साइकोलॉजिकली कितना दर्दनाक होता है। सभी स्टूडेंट्स या तो कैप्स पहनकर कॉलेज आ रहे थे या तो स्कार्फ्स या दुपट्टों से अपना सर ढक रहे थे। कुछ ही दिनों में उन्हें खुद ही अपनी भूल का एहसास हो गया और वो साक्षी के छोटे भाई यानी विजय खिलनानी के साथ अच्छा बर्ताव करने लगे और यहां तक कि सबने उसके साथ खूब दोस्ती भी कर ली। Hit like and subscribe to our YouTube channel.
You will, won't you?